देश को और जितने सांसद इस सदन में बैठे हैं, सबकी अपेक्षा ये थी कि बहस कि जो एडजर्नमेंट मोशन खड़गे जी ने पेश किया है, उसकी बहस में कोई तर्क सामने आएंगे, कोई तथ्य सामने आएंगे कि पूरा देश जान सके कि पूरा पार्लियामेंट का एक सेशन वॉश आउट हो गया। क्या बहुत बड़े कारण कोई रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस रणनीति को अपनाया। लेकिन एक खेद इस बात का है कि ना खड़गे जी के भाषण में, ना उनकी पार्टी से जो दूसरे सदस्य बोले, वो अपने आप को केवल खोखले नारों से ऊपर नहीं उठा पाए, कोई तर्क आधार नहीं दे पाए। पूरा आधा घंटा समझाऊंगा अब। Yes, you continue. You continue. माननीय अध्यक्ष जी, ये उम्मीद थी कि कोई इतना बड़ा कांड हो गया कि पूरे देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचा दे, और उस लोकतंत्र को जो खतरा पहुंचाए कि सदन में कानून न बनने दे, जिन विषयों को लेकर देश की आर्थिक प्रगति होनी है, उन विषयों पे एक राय भी बन चुकी है, फिर भी उनको पारित ना होने दे। शायद कोई बहुत बड़ा अपराध होगा जो सरकार की तरफ से किसी ने किया होगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि खड़गे जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने और अन्य सदस्य जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, सरकार उनको पूरे रूप से निराधार मानती है, उनको खारिज करती है। मैडम स्पीकर, कहा गया कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, शायद अनुप्रिया जी ने कहा, लेकिन शायद वो भी अपने आप में अतिशयोक्ति थी, क्योंकि वो भी नजर नहीं आ रहा। ये सारा विषय क्या है कि क्या हम केवल नारों तक इसको सीमित रखेंगे कि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है, और मैं ये समझाना चाहता हूं कि आरोप क्या था और इसका मूल विषय क्या था। यह आरंभ हुआ सन 2009 में, जब आम चुनाव थे, और जब देश में आम चुनाव थे तो उस साल आईपीएल का क्रिकेट टूर्नामेंट देश में नहीं हो पाया, क्योंकि सारी जितनी पुलिस थी, सिक्योरिटी apparatus था, वो चुनाव में व्यस्त था। कुछ सप्ताहों का नोटिस दिया गया, उसको दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस टूर्नामेंट के बाद इस आधार के ऊपर नोटिस दिए, और आरोप यह था कि वहां टूर्नामेंट कराने के लिए जो पैसा भेजा गया, वो रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर भेजा गया। पैसा बैंकिंग चैनल से गया, बैंकिंग चैनल से आया, देयर वाज नो रिजर्व बैंक परमिशन। ये सन 2009-2010 की घटना है। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जाता है, जो इसके लिए जिम्मेवार थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको नोटिस भेजकर कहा कि आप हमारे सामने आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाइए। ही डिड नॉट अपीयर इन द इन्वेस्टिगेशन। अब ये नोटिसेस जो उन व्यक्तियों को जाते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आते, ये 3 प्रकार के नोटिस होते हैं।
पहला नोटिस होता है जो इंटरपोल के माध्यम से होता है, रेड कॉर्नर अलर्ट, कि इस व्यक्ति को हम लोग पकड़ना चाहते हैं, इसको अरेस्ट करना चाहते हैं और यह व्यक्ति गायब हो गया। इसलिए दुनिया भर में रेड कॉर्नर अलर्ट पहुंच जाता है, सब एयरपोर्ट्स पे होता है कि यह व्यक्ति कभी आए तो इसको पकड़कर हिंदुस्तान ले आइए। यह इंटरपोल के माध्यम से होता है। दूसरा नोटिस रेड कॉर्नर नहीं होता, लेकिन उसको ब्लू कॉर्नर कहा जाता है, वो भी इंटरपोल के माध्यम से होता है। और वो नोटिस ये होता है कि वो व्यक्ति अगर कहीं दुनिया के किसी एयरपोर्ट से आता जाता दिख जाए तो उसके वेयर अबाउट्स भारत की एजेंसी को बतला दिए जाएं। यह भी इंटरपोल के माध्यम से होता है। एक तीसरा नोटिस होता है जिसे कहा जाता है लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस। लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस केवल देश के भीतर देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी डीआरआई इशू करती है कि देश के भीतर किसी एयरपोर्ट पे यह व्यक्ति नजर आ जाए तो उसकी जानकारी हमें पहुंचा दी जाए। उस वक्त मुझे नहीं मालूम यूपीए सरकार को क्या सूझी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्या सूझी कि व्यक्ति लंदन में छुप गया, इन्होंने रेड कॉर्नर नहीं दिया, ब्लू कॉर्नर नहीं दिया, लेकिन जयपुर और जोधपुर के तमाम एयरपोर्ट्स को लाइट ब्लू कलर नोटिस दे दिया। और लाइट ब्लू कलर नोटिस के बेस पर वो लुकआउट नोटिस चलता रहा। उन 15 शोकॉज नोटिस में कि हर चेक जो गया साउथ अफ्रीका, हर चेक के ऊपर एक नोटिस था, वो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आया। और केस जो था वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का था। 2002 में 2 कानून बने फेरा को रिपील करके, एक फेमा और एक पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दोनों में इतना अंतर है कि पीएमएलए का जो कानून है वो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है और उस अपराध से कोई कमाई करता है तो उस कमाई को जो इस्तेमाल करता है, उस मनी को जो लॉन्डर करता है, तो पीएमएलए का केस बनता है। तो पीएमएलए के लिए आवश्यक है कि एक एंटीसीडेंट ऑफेंस हो, कहीं एफआईआर हो, कहीं चार्जशीट हो। सो एनी प्रॉफिट ऑफ क्राइम विच इज लॉन्डर्ड एंड यूज्ड लीड्स टू पीएमएलए. So there must be a crime, there must be an FIR, and secondly that there must be the laundering of the profits of that crime. That is PMLA. फेमा का जो कानून है वो उसकी तुलना में सरल कानून है कि आपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में आपको नोटिस जाएगा, आप उसका जवाब दीजिए। जैसे इनकम टैक्स की असेसमेंट होती है वैसे एडजुडिकेशन होगी, और आप दोषी पाए गए तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। द मैक्सिमम punishment that can be granted under in FEMA is fine and penalty. There is no provision for arrest in FEMA. There is no provision for any red corner alert, no provision for any bailable or not bailable warrant. So under FEMA you can't be declared an absconder or a fugitive because you can't be arrested. In PMLA you can be arrested and you can be declared an offender or you can be declared a fugitive. There can be a warrant against you.